हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम है विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि आज आप लोगों ने अपने ऑफलाइन क्लास में जो मंथली टेस्ट होता है, अप्रैल महीने का टेस्ट आप लोगों ने दिया हुआ है, उसी टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को खूब बढ़िया से खूब ध्यान से मिला लीजिए लोग, ठीक है। और कल आइएगा पढ़ने, तो एक एक आदमी से पूछा जाएगा कि एक और कितना नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ओके, आइए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, ठीक है। आइए, तो इस बार के टेस्ट में आप लोगों को नरेशन से क्वेश्चन दिया गया था और किताब के भी क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण और हिंदी किताब के भी क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन पे। आपको नरेशन के बाबू ढेर सारी बातें उसमें पढ़ाई गई होंगी, थ्योरी लिखवाया गया हो, कॉन्सेप्ट सिखाया गया, ट्रिक भी बताया गया था। याद कीजिए। चलिए अप्लाई करते हैं। फिलहाल हम लोग तो नहीं मिला लेते हैं कौन कौन सा टिक होगा और कौन कौन सा सही होगा और आपने क्या टिक किया है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला लिखा गया है ही सेड टू मी। पास्ट आया, इसका मतलब अंदर सब बदलेगा। सब बदलेगा माने कौन सी, डायरेक्ट बताया गया था ना, पर्सन भी बदलेगा, टेंस भी बदलेगा, अदर पार्ट्स सब बदलेगा, ठीक है, सब बताया गया था। आइए, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला रूल आपको सिखाया गया था कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से आपको पढ़ाया गया था, एक सिंपल इंट्रोगेटिव और एक WH। सिंपल इंट्रोगेटिव यानी यस नो क्वेश्चन, यानी सिंपल भाषा में अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इन्वर्टेड कॉमा किस में बदलेंगे, इफ या वेदर में बदलेंगे, और यदि WH से होगा तो वही WH हो जाएगा, होगा ना। तो फिलहाल देखते हैं ये क्या होगा। आइए, और अगला सेंटेंस को क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। और असर्टिव सेंटेंस का बेसिक रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर क्या आता है सर, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा सर, तो ही है तो आस्क्ड, तो ही, देखिए इसका आस्क्ड हो जाएगा, और मी है तो मी। इन्वर्टेड कॉमा के बदले यही वाट का वाटे हो जाएगा क्योंकि ये WH क्वेश्चन है, ठीक है। अब इज योर नेम है, क्या है, इज योर नेम। तो आपको ट्रिक सिखाया गया था कि सब्जेक्ट को शुरू में और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लगा दीजिए। तो योर कौन सा है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। तो पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव सेकंड पर्सन है, और यहाँ पर सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, मी के अनुसार। तो मी का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, और नेम है तो नेम, और इज एम आर किस में बदलता है, वाज या वर में, तो माई नेम वाज। माई नेम के साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सर, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। तो ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, ढूंढ लीजिए लोग किधर है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, हाँ एक ये भी है, एगो यहाँ भी है, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। तो ध्यान दीजिए दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर देखिएगा वो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। आपको ये भी बताया गया था कि चाहे कोई भी सेंटेंस हो रिपोर्टेड स्पीच के रूप में, अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो अंत में कौन सा चिन्ह लगाना है, कौन सा मार्क लगाना है, तो केवल फुल स्टॉप ही लगाना है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी होगा, सी नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विकास सेज। सेज मतलब कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। और प्रेजेंट और फ्यूचर अगर रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आता है तो अंदर किसी प्रकार के भी टेंस में या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच या अदर वर्ड्स में बदलाव नहीं करते हैं, केवल पर्सन बदल जाता है। तो आइए बदलते हैं पर्सन को सर। चलो एलिमिनेट करते हैं, इसमें एलिमिनेट करना ज्यादा बेहतर होता है, यानी कि इसमें छाटिए कौन गलत है, गलत छाट लिया, आप अपने मन सही कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा सर। आई डू योगा, आई फर्स्ट पर्सन ही में बदलेगा, और डू डज नहीं बदलना, यानी डू डज रहेगा, डू या डज। आई फर्स्ट पर्सन तो विकास कौन सा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ही सब में है, चलिए अच्छी बात है सर, ही सब में है। ये तो यूज टू ऐसे ही गलत है। देखिए टोल्ड ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ ये सही है, नहीं तो ये सही है। अब इनमें दोनों में से कौन सही है, आप बताइए। क्या डू या डज डिड में बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में है। अगर पास्ट में होता तब ये होता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विकास टेल्स मी दैट ही डज योगा इन द मॉर्निंग। ओके, डू एक वर्ब के रूप में है, यानी मेन वर्ब के रूप में है। अगला देखिएगा, अगला है सी सेड आई वांटेड टू बाई एन आईफोन लास्ट ईयर। ध्यान दीजिएगा, सी सेड आया यानी पास्ट आया, तो आई भी बदलेगा, टेंस भी बदलेगा, और अदर यहाँ पर लास्ट ईयर भी बदलेगा, एक एक चीज बदलेगा। ध्यान दीजिए कैसे बदलेगा। तो सी सेड है, तो सी सेड तो चलिए भाई कहाँ है, तो ये तीनों में है सी सेड, ठीक है, अच्छी बात है, सी सेड है। आगे बढ़ते हैं। आई वांटेड, आई वांटेड क्या है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ध्यान दीजिएगा, और पास्ट परफेक्ट का बेसिक रूल क्या है, तो हैड प्लस वर्ब थ्री। तो हैड प्लस वर्ब थ्री ढूंढिएगा किधर है, हैड प्लस वर्ब थ्री यही ना है। क्या वांटेड है सी के बाद डायरेक्ट, कि वुड है, ये दोनों गलत है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब ऑप्शन टिक करना होता है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और टिक कर दीजिए, बात खत्म। जब बनाना होता है ना, जब मैंने बनाना है दे दिया गया सब्जेक्टिव, तब बनाइए खूब इत्मीनान से, बस इसी तरह किसी तरह ढूंढिए और टिक कीजिए, बात खत्म। अगला है सुनीता सेड
माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, सुनीता सेड, फिर पास्ट आया, यानी अंदर सब चीज बदलेगा। तो माई क्या हो जाएगा, सुनीता के बदले हर हो जाएगा, यहाँ भी माई है तो यहाँ भी हर हो जाएगा, यानी दो जगह हर होगा, इज एमार्केशन बदल जाएगा, वाज और वर में बदल जाएगा। तो इज का इज यहाँ पर है तो ये गलत है। हाँ, इसमें माई है तो माई का हमने बोला था हर होगा, यानी ये भी गलत है। एक एक चीज देख चलिए, हाँ ये हर बदला गया है, यहाँ भी हर है, ठीक है, यहाँ पर वाज है, ठीक है, यही सही होगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं थिंग्स, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है सोनू विल से टू यू, फिर विल आ गया यानी फ्यूचर आ गया, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो अंदर तो किसी प्रकार का बदलाव हमें नहीं करना है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव वाला कॉन्सेप्ट, इंट्रोगेटिव वाला रूल को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को इफ या वेदर में बदलना है। चलिए यहाँ पर इफ है, यहाँ पर इफ है, ठीक है, इधर भी इफ है, इधर भी इफ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बाकी सेंटेंस को किस में बदलना है सर, असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है, याद रखिएगा। तो डू यू लाइक कॉफी, ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का असर्टिव यानी पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, ये मत भूलिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 ढूंढ लीजिएगा। तो यू सेकंड पर्सन, तो यू कौन सा, यू ही सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है सर। तो यू सब्जेक्ट के रूप में आ गया, यहाँ पर ही तो होगा नहीं, हाँ यू सब्जेक्ट के रूप में है, यानी कि ये ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब इन तीनों में हमें ढूंढना है। अगला है तो डू यू लाइक कॉफी, यानी ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो पॉजिटिव इसका क्या होगा, यू लाइक कॉफी। तो यू लाइक कॉफी किधर है सर, यू लाइक कॉफी किधर है, यू डू यहाँ पर ये ऐसे ही गलत है, फिर डू यू ये भी गलत है, तो यही ना सही है। सोनू विल आस्क यू इफ यू लाइक कॉफी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है माई अंकल सेड टू मी ब्रावो यू हैव वन द मैच। ध्यान दीजिएगा सर, ये एक्सक्लामेटरी वर्ड आ गया, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेशन मार्क दिखाई दे रहा है, इसका भी आपको तरीका बताया गया था। क्या करना है, ऐसे ऐसे शब्दों को गायब कर देते हैं, सिंपल भाषा में समझे तो। बाकी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ कौची, ब्रावो यानी कि खुशी है भाई, जॉय है यानी एकदम मस्त है। तो माई अंकल एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, चलिए सब में है, अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या होगा। तो वैसे किया गया था, इन्वर्टेड कॉमा को डेट में चेंज किया तो डेट में चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब यू सेकंड पर्सन, मी कौन सा, आई आई आई, चलिए तीनों में है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, हैव या हैज किसमें बदलेगा, हैड में बदलेगा। तो हैड यहाँ है, यहाँ पर हैव है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, अब वन, हैव हैज हैड के बाद वन लगता है, तो वन 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 द मैच, ये सही है। यहाँ पे हैड के बाद बीन कहाँ से आएगा, तो बीन नहीं आएगा, ये गलत हो गया। तो क्या सही बच गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ। राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ, ये भी WH क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो वेयर का वेयर हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो राहुल आस्क्ड सब में है, ठीक है, ये तो नॉन ऑफ दिस। तो देखते हैं होता होता है कि नहीं होता, जब तीनों गलती हो जाए तो यही टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो राहुल वेयर 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 सब में है, ठीक है। विल आई गो, तो सिखाएगा था ना, आई पहले आएगा, विल इधर बाद में आएगा। आई फर्स्ट पर्सन, राहुल कौन सा, तो ही होगा, ही यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विल किस में बदलता है, तो उड में बदलता है। तो उड यहाँ पर है, उड यहाँ पर है, उड यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, अब उड के बाद चूंकि मॉडल वर्ब है तो वर्ब 1 आएगा, तो वर्ब 1 लग गया। अब देखिए नाउ, नाउ किस में चेंज होता है, देन में चेंज होता है। तो THAN की THEN, ध्यान दीजिएगा, THEN होगा। THAN का प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है, जो कि डिग्री में पढ़ा जाता है। कहाँ, डिग्री, कंपैरेटिव सुपरलेटिव पढ़े ना आप लोग, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो वहां पर तो THEN होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयुष सेड व्हाट अ फैसिनेटिंग फ्लावर इट इज। ये भी क्या है सर, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे शब्दों गायब कर देते हैं और इसको भी असर्टिव बनाना होता है। तो इट इसका सब्जेक्ट है, इज इसका हेल्पिंग वर्ब है, याद रखिएगा, ठीक है। चले बनाते हैं, तो आयुष सेड, आयुष सेड ये तो होगा नहीं, आयुष टोल्ड ये भी नहीं होगा क्योंकि सिखाया गया, तो जब भी एक्सक्लेमेटरी है तो आयुष एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड आया ना, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आप कोई बोले सर इसमें तो विथ जॉय या विथ सरप्राइज, विथ सौर, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा गया है व्हाट अ फैसिनेटिंग फ्लावर इट इज। यहाँ पर लिख देगा ना, इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग, यानी कि वेरी लग गया ना, वेरी फैसिनेटिंग, इसका मतलब वो उस फीलिंग को दर्शा दिया, बात खत्म, यानी यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
सीता सेज टू मी, प्रेजेंट आ गया, ध्यान दीजिएगा। आई शैल सी यू हियर टुमारो, तो इसमें किसी प्रकार की चीजें चेंजेस नहीं होंगे। क्या? तो सीता सेज टू मी आई शैल सी यू हियर टुमारो, अंदर टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। क्या नहीं बदलेगा? टेंस नहीं बदलेगा। चलिए ये चेंज करते हैं। तो सीता टेल्स मी, टेल्स मी, टेल्स मी, यहाँ पर सही है, ठीक है। सब में सर डेट, ये इफ नहीं लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव होता तो इफ लगता है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन किसका आंसर? सीता का आंसर। सीता का आंसर क्या होगा? तो सीता का आंसर सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ही दिया है तो ये भी गलत है। हाँ, यहाँ पे सी दिया है, सी विल, सेल या विल, चूंकि चेंज नहीं करना है तो सी के साथ विल लगेगा। सी यू सेकंड पर्सन, मी का आंसर मी हो गया। हेयर का देयर, हेयर भी नहीं बदलेगा, टुमारो भी नहीं बदलेगा, ठीक है। इसलिए इसका नॉन ऑफ दीज, अच्छा नॉन ऑफ दीज भी नहीं है। तो इसका कौन सा सही है सर? तो सभी के सभी ऑप्शन गलत है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बाय द वे, हो जाता है कभी कभी, तो आप कौन सा टिक करेंगे? आप खुद से सोचिए कौन सा टिक इसमें सबसे ज्यादा उचित अगर देखा जाए, माने गलत है, तीनों गलत, हम अभी फिर भी बोल रहे हैं गलत है, सुनिएगा, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट अगर देखा जाए तो कौन सा है? कौन सा होगा? इसका सी ही होगा, याद रखिए। लेकिन टेंशन मत लीजिए, नंबर मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा गया बाबू, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट होता है कि अंदर कुछ नहीं बदलना है, एकदम बेसिक रूल से बना दीजिए। द टीचर सेड है तो सेज से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। विल से नहीं होगा, कैन से नहीं होगा, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, चलिए अगला है। हाँ, अब की किताब का क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिएगा। पहला लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, आइए पढ़ते हैं। पहला है बाबू, हु हैज रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, किन्होंने लिखा है? तो किन्होंने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, यहाँ पे अब छूट गया है, कोई बात नहीं, तो अलाइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये किताब का ही लाइन है, ठीक है। अगला देखिए, हु वर फेरोस, यानी फेरोस कौन था? तो रूलर्स ऑफ इजिप्ट था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, यानी कि महात्मा गांधी किस पत्रिका में उन्होंने काम किया था? तो याद रखिएगा, यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप टेस्ट, यानी भारतीय सभ्यता किसको पूछता है? तो मोरालिटी को पूछता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नैतिकता को पूछता है। अगला है, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजरात में सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं? तो गुड कंडक्ट, यानी अच्छा व्यवहार को ही गुजराती में अच्छा मतलब सिविलाइजेशन कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इन द वर्ड ऑफ गांधी जी माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन पक्षी है हमारा मन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है उस मतलब किस चीज को बढ़ावा देता है, किस चीज का प्रचार प्रसार करता है? तो इमोरालिटी का करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड गिबन इज एसोसिएटेड विथ, इसका संबंध कहां से एडवर्ड गिबन का? तो इटली से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हिंदी का क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन अंग्रेजी कंप्लीट होते हैं, मिला लीजिए लो सभी लोग अच्छी तरह से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है बाबू, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, 3 जून 1844 को हुआ था। अच्छा 23 जून दिया गया है, हाँ हमारे किताब में भी बाबू 23 जून ही दिया गया है, लेकिन रियल में याद रखिएगा 3 जून 1844, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है 3 जून 1844 तो वही टिक कीजिएगा, ओके, नहीं तो 23 जून 1844 आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन रियल में 3 जून को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? नहीं है, ध्यान से देखिएगा, पूछा है नहीं है। तो नूतन ब्रह्मचारी, ये तो इनकी रचना है। 100 अनाज एक सुजन, ये भी बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। सद्भाव का अभाव, ये भी इनकी रचना है। परीक्षा गुरु, ये इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रतीप निकाला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, हाँ हिंदी व्याकरण का गया, जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है वह कौन सा कारक कहलाता है? तो कर्म कारक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, से परसर्ग किस कारक से संबंधित है? कारक में आप लोग याद कर लिए खूब बढ़िया से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है, अरे अजी किसका प्रयोग कैसे होता है, सब चीज आप लोग को पता है। तो से कहाँ कहाँ है? तो 2 जगह आएगा, एगो करण से, एगो अपादान से। तो करण दिया गया है, अच्छा अपादान भी दिया गया है, तो अच्छा दोनों दिया है यहाँ पर,
एक्चुअली ए और बी दोनों होने चाहिए, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी ही सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों दिया है ना, तो इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है हे राम, हे राम, हे राम, आया ना। चाहे तो एक ट्रिक बताया गया था, हाई दिखाई दिया, कौन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लामेटरी मार्क, हाँ एक्सक्लामेशन मार्क। तो क्या क्या चीज करेंगे, तो संबोधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है मोहन ने रमेश को पत्र भेजा। ध्यान से देखिएगा सर, मोहन ने रमेश को पत्र भेजा, वाक्य में कौन सा विशेष प्रकार का कर्म है, यानी कौन सा विशेष प्रकार का कर्म है। एगो रमेश भी है, एगो पत्र भी, यानी कि दो गो कर्म है, तो द्विकर्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वो पेड़ से फल गिरा, यानी पेड़ से फल जुदा हो गया, अलग हो गया, तो अपादान हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला है राम का घोड़ा तेज दौड़ता है, राम का घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में का किस कारक के लिए, तो राम का घोड़ा, का के की, संबंध का के की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है घर में बिल्ली घुसी, यानी घर में एंट्री कर ली, तो घर में या पर किसका होता है, अधिकरण का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास में पहला जो होता है ना, पहला पद, पूर्व पद जिसको बोलते हैं, वही पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, गंगा जल नहीं, प्रतिदिन, दिन में प्रति अव्यय जुड़ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है बाबू। अच्छा बताइए, तो यहाँ पर गंगा जल और गौरी शंकर और त्रिभुज, ये कौन सा समास है। गंगा जल, गंगा का जल, तत्पुरुष समास, गौरी शंकर कर्मधारय समास, त्रिभुज शुरू में तीन आया ना, बात खत्म, कौन, द्विगु समास। हाँ, अगला है तत्पुरुष समास में किस पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास की बात किया तो दूसरे पद की प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है वनवासी शब्द में किस प्रकार के तत्पुरुष समास का उदाहरण, हाँ वनवासी, ये तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष में ये किस चिन्ह के साथ जुड़ता है, यानी तत्पुरुष में कौन सा समास है, तो आपको बताया गया था कि जो कारक पड़े हैं, तो कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी जो 6 गो बचता है ना, वो सभी तत्पुरुष समास के साथ जुड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो वनवासी का पहले विग्रह कीजिए, तो वन में वासी, यानी वन में वास करने वाला, वन में, तो में किस में आता है, तो अधिकरण में आता है, तो अधिकरण, अधिकरण ऑप्शन में नहीं दिया है, अधिकरण अब देखिए कौन नंबर पर आता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान सुझाई, संबंध का के की, अधिकरण 7 नंबर पे आ रहा है ना, तो सप्तमी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कमल नयन किस प्रकार का समास है, तो कमल नयन कौन है, तो कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, द्वंद्व समास होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों पद की प्रधानता द्वंद्व में ही होती है। अगला है त्रिभुज शब्द किस समास का उदाहरण है, अभी बताया नहीं है, कौन समास है, द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है नए समास का मुख्य लक्षण क्या है, तो नकारता है, निषेध करता है, संख्या बोधक, निषेध का बोध, यानी निषेध का बोध कराता है नया समास। ओके, आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन लिखा गया है बाबू, जहां एक ही पद दोहराया जाए वहां कौन सा समास होता है, जहां एक ही पद, समझ लीजिए जहां जहां, जैसे जैसे, तो ये कौन सा समास होता है, तो पुनरुक्त समास होता है, आपको पढ़ाया गया था, याद रखिएगा। अगला है से किस किस कारक का चिन्ह हो सकता है, से अब मैंने बताया गया करण का भी होता है और अपादान का भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो अपने संदीप सर से पढ़िए। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। जैसा कि आप सभी का हर एक मंथली एग्जाम होता है, उसी तरह इस मंथ भी एग्जाम हुआ है। तो अप्रैल मंथ के एग्जाम में जो आप लोग का टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। तो विकास सर आप लोग हिंदी और इंग्लिश का पेपर डिस्कस कर चुके हैं, हम अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है फिजिक्स है, ठीक है, तो फिजिक्स के भी 20 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन है और मैथ के भी 20 क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 41 दिखाई दे रहा है, विद्युत क्षेत्र इतना, ये किसका मान दिया है, विद्युत क्षेत्र का मान दिया है, यानी ई का मान दिया है। फिर बोल रहा है कि एक आवेशित कण का अपवाह वेग, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वीडी का मान दिया है। तो बोल रहा है कण की गतिशीलता, क्या निकालना हमें, कण की गतिशीलता निकालना। अब गतिशीलता यानी म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है वीडी बाई ई। अब इस सवाल में वीडी का मान कितना दिया, वीडी का मान, तो वीडी का मान दिया 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴ और ई का मान कितना दिया है, ई का मान दिया है 2.1 इंटू 10⁻⁻10। सॉल्व करते कितना गया, 2 आ गया, तो 2 इंटू, ये माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा,
तो -4 + 10 कितना गया 10 का पावर 6, तो 2 × 10 का पावर 6 कह दिया है, 2 × 10 का पावर 6। ऑप्शन नंबर सी में टिक करें, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दें। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग, अपवाह वेग बोले संवहन वेग बोले बातें की है, तथा विद्युत क्षेत्र ई में संबंध। तो संवहन वेग क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दें। हालांकि फॉर्मूला की भी सहायता से बता सकते हैं कि वीडी क्या है, ई के समानुपाती है। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ, यहाँ पर किरचॉफ होना चाहिए था। किरचॉफ का संधि नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण का प्रत्यक्ष परिमाण है। तो किरचॉफ का संधि नियम किस संरक्षण पर आधारित होता है, होता है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी टी कर दें। अगला क्वेश्चन, दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः क्या है E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया, इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होता है, E1 R2 + E2 R1। E1 के साथ यहाँ E1 R1 दिया तो गलत हो गया, E1 R2 + E2 R1, अब बटा होता है R1 + R2। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। हालांकि ये फॉर्मूला कैसा है या आपने ड्राइव भी किए होंगे लोग क्लास में जब पढ़ते होंगे तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 45, यदि दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा उन सेलों से विभवमापी के तार पर संतुलन की लंबाई क्रमशः L1 और L2 हो तो पढ़े थे ना, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के ईएमएफ की तुलना कर सकते हैं। उसमें क्या फॉर्मूला मिला था, E1/E2 = L1/L2। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड लाल रंग का मान होता है। कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है, तो क्या होता है, इसके वो ट्रिक बताया गया था। क्या ट्रिक था, क्या था, का भूलना, या तो ये का भूलना पोहनी वैधुष, का भूलना पोहनी वैधुष। का मतलब क्या हुआ, काला, भू मतलब भूरा, ल मतलब लाल, और कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो, डिजिट 0 से 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, फिर ना से नारंगी 3, पीला, हरा, नीला, बैगनी, धूसर, सफेद। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक जाता है, 9 तक जाता है। इसमें बोला गया है कि लाल रंग का मान क्या है, तो लाल रंग के लिए क्या है 2, तो 2 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की बीमा है। अब देखिए विद्युत वाहक बल, तो विभव और विद्युत वाहक बल दोनों का बीमा क्या होता है, सेम होता है, दोनों का मात्रक सेम होता है, वोल्ट होता है। तो विभव का फॉर्मूला पढ़े V = W/Q, जहाँ W क्या है कार्य, Q क्या है आवेश। तो W का बीमा सूत्र क्या होता है, mL²T-2, और Q यानी आवेश, आवेश क्या होता है AT होता है। तो सॉल्व करें बताइए, पूरा सिस्टम में M अकेले है तो लिखते हैं, L क्या है L², ये T के पावर 1 ऊपर रहता है माइनस हो जाएगा, तो -2 - 1 - 3 A के पावर -1। देखिए mL²T-3 A के पावर -1, तो A को हम लोग I भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं I, ये कहीं दिया ऑप्शन में, ये तो नहीं है, चलिए इसमें I देखिए, तो I इनवर्स है ना, तो इसमें ये यही दो में कोई होगा, तो ये तक चला गया। अब क्या है mL²T-3, mL² T-2 है, तो ये भी गया। या देखिए mL²T-3 I के पावर -1, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया, ध्यान दीजिए, यहाँ बोला स्थिर विभवांतर, V का मान क्या दिया है नियत, स्थिर है कांस्टेंट है। अब बोल रहा है R को क्या कर दे, आधा कर दे, प्रतिरोध आधा कर देने पर उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो H का मान क्या होता है, ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, तो H = I² ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या है कि V नियत है, विभवांतर नियत है, इसमें विभवांतर वाला टर्म है नहीं ना, तो विभवांतर वाला टर्म लाना होगा, कैसे लाएंगे, तो दीजिए I² का फॉर्मूला पढ़े लोग, P बराबर क्या होता है I² VI, और होता है V²/R, तो इस I² को लिख सकते हैं V²/R, या T है तो T, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको किससे मतलब है, V और R वाले टर्म से मतलब, इसमें V और R आ गया, इसमें V नियत होगा, तो H R पर कैसे डिपेंड कर रहा है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये कैसे आपको नहीं पता, तो एक और तरीका हो सकता है, कैसे देखिए बोर्ड पर, H बराबर क्या है I²RT, हमको I नहीं रखना, हमें V लाना है, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार V/R, I पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, पहले इसमें RT है तो RT, R से स्क्वायर गया कितना गया V²/R × T, यहाँ पर आ गया। तो जैसे सोचना आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें V तो नियत है, अब बताइए क्या बोले R आधा कर रहा है, बताइए इसको जब हम आधा करेंगे तो इसका व्युत्क्रमण पता है ना है, तो जब इसका मान हम 1/2 करेंगे, कुछ नहीं तो 1 होगा, जब R का मान आधा करें तो 2 ऊपर है 2, यानी हो जाएगा 2 गुना, कितना गुना हो जाएगा, जब R का मान आधा तो H का मान 2 गुना, कितना गुना होगा 2 गुना, इसमें बोला उत्पन्न ऊष्मा होगी क्या होगी 2 गुना, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 48 दिया है,
यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है, यानी Q का मान दिया है कितना 10 माइक्रोकूलम, इसका मतलब क्या होगा 10 माइक्रो माने 10 का पावर -6, कूलम में कितना जाएगा 10 का पावर -5 कूलम। तो बोल रहा है कि उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स यानी फाई का मान निकालना है। अब Q का मान दिया है, फाई निकालना है, तो गाउस का नियम अप्लाई करते हैं। फाई इक्वल टू क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12, तो उसको रखकर हल करते थोड़ा लेंदी होगा, तो इसको आसान करने का तरीका क्या है, नीचे यदि हम 4 पाई से गुणा कर देते क्या हो जाएगा, और ऊपर भी 4 पाई से कर दे, ये देखिए ऐसा आ जाएगा, तो फिर 4 पाई कैंसिल इतना आ जाएगा। ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, इसे हम अलग कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई क्यू। अब इसका मान थोड़ा सा क्या होता है 8.83 × 10⁻12 की तुलना में आसान होता है। इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10 के पावर 9 इंटू है क्या 4 पाई। देखिए ऑप्शन में चूंकि सब में क्या दिया है पाई दिया है, इसको यही इसी तरह 4 पाई इंटू क्यू। क्यू का मान कितना है 10 का पावर -5, तो 10 का पावर -5 तो कितना है यहाँ पर 9 × 36, तो 36 पाई इंटू यहाँ 9 है और यहाँ -5 तो कितना है 4, तो 10 का पावर 4, 36 पाई इंटू 10 का पावर 4। ऑप्शन नंबर बी में है, क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर, और कहीं नहीं है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा भाई ये वाला कहीं और रहता तो क्या करते हैं मात्रक में इस कराते हैं, बहुत बार क्या होता है ना ये सेम दे देगा, यहाँ पर मात्रक गलत दे देगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, एक कूलम आवेश बराबर डैश ESU, एक कूलम में कितना होता है 3 × 10⁻9, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर देंगे। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, तो पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा बराबर Q/A, जहाँ Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, A माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, लोरेंज बॉल का समीकरण है, तो क्या होता है समीकरण, तो होता है वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस V क्रॉस B, जहाँ Q इंटू E क्या होता है विद्युत बल होता है, और Q इंटू V क्रॉस B क्या होता है चुंबकीय बल होता है, ठीक है। तो इस कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, तो सी क्या टिक कर देंगे, सी टिक कर देंगे, हालांकि यहाँ पे वेक्टर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर दें, ठीक है। और भी बहुत से मात्रक होते हैं, बट इन सभी ऑप्शन में क्या होगा सी होगा, तो सी टिक कर दें, क्योंकि देखिए यहाँ एसआई मात्रक नहीं बोला है, खाली मात्रक बोला है। तो इन चारों में देखिए न्यूटन बल का मात्रक, कूलम आवेश का मात्रक, बोल्ट विभवांतर का मात्रक, तो क्या होगा टेस्ला होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया है, यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर है, ऐसा मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, इसमें कोई आवेशित कण गति कर रहा है इस दिशा में, यह चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों क्या है समांतर है, तो समांतर तो थीटा का मान कितना गया 0 डिग्री, ठीक है। तो बोला चुंबकीय बल होगा, तो बताइए चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर Q, वेक्टर फॉर्मूला होता है F इक्वल टू होता है Q इंटू V क्रॉस B। इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, F इक्वल टू क्या होता है QVB साइन थीटा, और इसमें थीटा का मान क्या है 0 डिग्री, 0 रखे तो क्या आएगा साइन 0 का मान 0, यानी पूरा 0 हो जाएगा, यानी चुंबकीय बल का मान क्या होगा 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारावाही तार पर लगने वाला बल किस समीकरण से ज्ञात होता है, तो एक समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई धारावाही तार पर लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर I इंटू L क्रॉस B, इसे हम क्या लिख सकते हैं ILB साइन थीटा, ये वेक्टर फॉर्म में है और इसका परिमाण यानी F है, ठीक है। तो ILB साइन थीटा को ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी टिक करेंगे, ठीक है। यदि मैग्नीट्यूड नहीं दिया रहता तो आपको ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया रहता, ठीक है। यहाँ देखिए दिया क्वेश्चन, चुंबकीय बल की दिशा जानने के लिए कौन सा नियम प्रयोग में लाया जाता है, चुंबकीय बल की दिशा, ओके। ऑप्शन दिया मैक्सवेल का दक्षिण स्तंभ नियम, इससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है, यहाँ चुंबकीय बल की दिशा चाहिए, फ्लेमिंग का दक्षिण स्तंभ नियम, इससे भी नहीं मिलता, इससे क्या मिलता है पढ़ चलो ना, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा मिलती है, ऑप्शन सी दिया फ्लेमिंग का बाम होता है जी, ऑप्शन नंबर सी होती है, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करती है तो आवेशित कण का पथ कैसा होता है, तो लंबवत गति करता है तो पथ कैसा होता है वृत्तीय होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में गति करता है तो क्या होता है सरल रेखीय पथ होता है, तो यहाँ बोला है लंबवत, तो लंबवत के लिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी वृत्तीय होगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ 5 डिग्री कोण पर गति कर रही हो तो आवेशित कण का पथ क्या होगा। अब बताइए 5 डिग्री कोण, तो सुनिए जब कोई आवेशित कण एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, इन तीनों कोण के अलावा अन्य किसी भी कोण पर जब गति करेगी ना तो क्या होगा उसका पथ हेलिकल यानी कुंडलित क्या हो जाएगा, कुंडलित पथ हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी कर 0 डिग्री 180 पर क्या था सरल रेखीय था, 90 पर क्या था वृत्तीय था, और इनके अलावा कोई भी कोण है तो क्या हो जाएगा हेलिकल हो जाएगा, वृत्तीय हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा कुंडलित, क्या हो जाएगा कुंडलित, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन,
ध्यान देंगे क्वेश्चन दिया यहाँ पर, पश्चिम की दिशा में एक धनावेशित कण गति करना प्रारंभ करती है। ध्यान देंगे, तो आप क्या करेंगे, कॉपी पर दिशा मान लीजिए पश्चिम मान लेते हैं तो पूरब हो जाएगा, सब कुछ सोच लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए पश्चिम तो ये पूरब, सबसे बेस्ट उपाय क्या होता है, तो आप जहां पर है वहां पर दिशा का तो नॉलेज होगा ना। समझिए हम यहाँ पर है, मैं आपसे बोल दी ये वाला पश्चिम है, ये वाला पूरब है, तो एक कोई दिशा मिले तो बाकी से बता सकते हैं। इधर वाला क्या है, ये किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है, तो ये इधर किधर आ गया, पूरब आ गया, ये ऊपर हो ये नीचे है, तो ये आपके सामने क्या होगा, आपके सामने उत्तर होगा। अब ये जो पीछे पीछे क्या होगा, दक्षिण होगा। तो सवाल देखिए क्या दिया यहाँ पर, बोला कि यहाँ पर कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर कार्यरत हो तो धनावेशित कण पर आरोपित चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी। हमें धनावेशित कण पर आरोपित चुंबकीय बल की दिशा निकालना है, ध्यान देंगे। तो धनावेशित कण पर आरोपित चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B। अब बताइए इस बल का दिशा किधर होगा, जहां V क्रॉस B की दिशा होगा, तो V क्रॉस B की दिशा कैसे निकालते हैं, याद कीजिए, वेक्टर में पढ़े होंगे लोग, क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा। मानिए वेक्टर A क्रॉस B का दिशा निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अपने दाहिने हाथ को A पर रखते हैं और B की ओर मोड़ते हैं, अंगूठा जिधर रहता है वही क्या होता है, A क्रॉस B होगा। हम ये निकालना V क्रॉस B, तो V पर अपना दाहिना हाथ रखेंगे और किधर क्रॉस करेंगे, B की ओर, जिधर अंगूठा आएगा वही क्या होगा, बल की दिशा होगा। कौन सा हाथ रखा जाता है, दाहिना हाथ रखा जाता है, ठीक है। तो सवाल देखिए क्या दिया यहाँ पर, यह सवाल दिया यहाँ पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर कार्यरत हो तो धनावेशित कण पर आरोपित चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी। पश्चिम की ओर धनावेशित कण, धनावेशित कण किधर होगा, पश्चिम की ओर। चलिए मैं ये पश्चिम ये है, ये वाला क्या दिए, तो पश्चिम की ओर है, इधर धनावेशित कण, तो देखिए अपने दाहिना इधर कर दिए। अब किधर क्रॉस करना है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की ओर क्रॉस करना है, तो बी किधर है, ऊपर की ओर है, तो थोड़ा इस तरह कर दिए। तो अभी मेरा हाथ किधर है, दाहिना हाथ पश्चिम की ओर है, और ऊपर की ओर क्रॉस किया तो अंगूठा किधर आ रहा है, आप लोग की ओर आ रहे हैं, आप लोग इधर यानी उत्तर की ओर, किधर आ रहा है, उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सिटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, सी धारिता वाले एन संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो संयोजन की समतुल्य धारिता क्या होगी, सी बटा एन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी कर देंगे। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो एटी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा केमिस्ट्री है, फिजिक्स वाला खत्म हो गया। चलिए एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो चुंबकीय बल की दिशा निकाल रहे हैं ना, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं लोग, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, कि V और B का दिया है। तो अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था चुंबकीय बल की दिशा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन था चुंबकीय बल की दिशा जानने के लिए। अब ये चुंबकीय बल की दिशा बोला है, तो आवेशित कण पर चुंबकीय बल की धारावाही चालक पर ये नहीं बोला, ठीक है। तो धारावाही चालक पर बल निकालना तो फ्लेमिंग के बामहॉस नियम से निकाल लेते हैं। हालांकि जब कोई आवेश गति करता है ना, आवेश गति, तो जिस दिशा में धनावेश गति करता है उसी को हम लोग मानते हैं धारा। तो उस नियम माने फ्लेमिंग के बामहॉस नियम से भी क्या कर सकते हैं, आवेशित कण पर कार्यरत बल की दिशा आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम बोले पश्चिम की ओर एक धनावेशित कण गति कर रहा है ना, तो विद्युत धारा इधर ना होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा यानी धनावेश के प्रवाह की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा की दिशा बोलते हैं। यानी फ्लेमिंग के बामहॉस नियम से आवेशित गतिशील कण पर भी आप क्या कर सकते हैं, बल की दिशा निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक अभी यहाँ देखिए एक और, तो फिर राइट हैंड थंब रूल दक्षिण अंगुष्ठ नियम से भी तो निकालते हैं ना। तो यहाँ दक्षिण अंगुष्ठ नियम दिया है, परंतु यहाँ पर मैक्सवेल बोल दिया है, इसलिए हम इसको टिक नहीं किया, ठीक है। यदि सिर्फ बोला है दक्षिण अंगुष्ठ नियम या बोले जाए फ्लेमिंग के बामहॉस नियम, तो दोनों से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हालांकि इसका आंसर क्या हुआ, सी, तो सी टिक कर दिया। चलिए आइए देखते हैं लोग, जब फिजिक्स खत्म हुआ केमिस्ट्री देखते हैं, ध्यान देंगे। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, यानी यहाँ पर टोटल क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 61 आ गया। किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग यानी HCP की बात कर रहा है, संरचना में धातु की समन्वय संख्या क्या होती है, HCP हो या CCP हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, DT कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युतरोधी होना ताप पर निर्भर करता है। पढ़े थे VO, VO2, VO3, TiO3, इन सभी का जो सुचालक या कुचालक होना किस पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है। इस ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया TiO3, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, ध्यान देंगे, पिंड केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड की बात करें, BCC की बात कर रहा है। यूनिट सेल में परमाणु की संख्या, तो BCC में कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं, एक कॉर्नर के कारण होते हैं, एक बॉडी सेंटर पे होते हैं, तो सब मिला के 2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, A, A और B तत्वों से बनी एक होगी संरचना घनाकार है। A परमाणु घन के कोना पर है। अब जब घन के कोना पर है तो A की संख्या कितनी आई, कोना की संख्या 8 और प्रत्येक कोना का कंट्रीब्यूशन 1/8, कितना गया, 1 आ गया। B जो परमाणु है कहाँ पर है, घन के फलकों पर है, कुल कितने फलक, 6 फलक, ए वो फलक पर कितना परमाणु होता है, 1/2, तो 1/2 कितना गया, 3 आ गया, तो 3। तो बोल रहा है कि यौगिक का सूत्र क्या है, तो क्या है, AB3 है।
AB3 कहीं दिया AB3, ऑप्शन नंबर सी, तो क्या टिक करना, ऑप्शन नंबर सी टिक करना। अगला क्वेश्चन, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, फलक केंद्रित यानी FCC की बात कर रहा है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या बोले, अष्टफलकीय बोले, इसका हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीखे थे। एक तो इसका पोजीशन कहाँ पर है वह देखकर काउंट किए थे लोग, और एक डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़े थे लोग। क्या पढ़े थे लोग, यदि गोलों यानी परमाणु की संख्या n हो तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यानी चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, n होता है। यानी जितने गोले होते हैं, जितने परमाणु होते हैं, उतना ही अष्टफलकीय रिक्ति होती है, उसका दो गुना क्या होता है, चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। ठीक है, हालांकि ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या था, आसान था। तो FCC यूनिट सेल में कितने परमाणु, 4 परमाणु, तो बोले चतुष्फलकीय रिक्ति कितने होंगे, जब परमाणु 4 तो चतुष्फलकीय संख्या दो गुना होता है, तो 4 गुना 8 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो 80 कर। अगला क्वेश्चन, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में फिर आगे चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या, तो कितना 8 हो गया, दोनों क्वेश्चन सेम हो गया। हालांकि आप अष्टफलकीय रहता तो क्या होता है आंसर, ऐसे इसमें तो अष्टफलकीय हो ही नहीं सकता है। चलिए चतुष्फलकीय रिक्तियों कुल संख्या कितना होगा, 8 होगा। अष्टफलकीय रहता कितना हो जाता, 4 हो जाता, कितना हो जाता, 4 हो जाता। अगला क्वेश्चन, द्विविमीय वर्ग, ध्यान देंगे, द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित संरचना में, द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित संरचना पढ़े चलो ने, एक बीमा में निविड संकुलन, फिर दो बीमा में, फिर तीन बीमा में। तो रियल में जितने भी ठोस होते हैं वो सब क्या होता है, त्रिविमीय होते हैं। तो त्रिविमीय संरचना कैसे प्राप्त किए थे, एक बीमा से द्विविमीय प्राप्त किए थे, फिर द्विविमीय से क्या प्राप्त किया, त्रिविमीय। तो बोला गया है द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित संरचना। इसका फोटो याद है, कुछ ऐसा था, इसके ऊपर सेम टू सेम ऐसे रखते गए थे। ये क्या था, द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित संरचना था। तो द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित संरचना में उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है। मान हम इसकी बात करते हैं, कितना कॉन्टेक्ट में है, 1 2 3 4, 4 के कॉन्टेक्ट में है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक करना। अगला क्वेश्चन दिया है, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण क्या है। अब रक्त या ऊतक में ऑक्सीजन की कम सांद्रता यानी उसकी विलेयता घट गई, तभी तो सांद्रता कम हुआ। तो विलेयता कम क्यों होता है, तब पढ़े थे लोग, यदि गैस का दाब बढ़ता है तो विलेयता बढ़ता है, दाब घटता है तो विलेयता घटता है, हेनरी के नियम पढ़े थे लोग। तो जब विलेयता कम यानी दाब कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन ए दिया है कि कम ताप, बी दिया है कम वायुमंडलीय दाब, तो ऊपर जाने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 0.01 मोलर ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01, देखिए दोनों की सांद्रता क्या दिया, सेम दिया है। ठीक है, MgCl2 बिलियन के हिमांक का अनुमान क्या होगा। अच्छा, MgCl2 दिया, ऐसा बताइए ग्लूकोज के लिए क्वांटम गुणांक का मान क्या होगा, 1 होगा, यानी ग्लूकोज का नहीं संयोजन होगा नहीं वियोजन होगा। लेकिन यदि हम 1 MgCl2 डालेंगे तो अंदर जाएगा 3, कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 वो कण बन जाएगा। इसका क्वांटम गुणांक आई का मान 3 होगा। क्यों 3 होगा, Mg का 1 आयन और Cl का 2 आयन, तो 2 1 3 आयन, तो आई का मान 3, यानी इसका हिमांक अनुमान क्वथनांक उन्नयन प्रसरण कोई भी अनुसंख्यक गुणधर्म ले इसके तुलना में 3 गुना, कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक कर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हेनरी स्थिरांक Ks का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर कम होता है, यानी बताना है। और फिर बोल रहा है स्थिर रहता है, डी पहले चढ़ता है फिर घटता है, यानी पहले बढ़ता है फिर घटता है। देखते हैं क्या होता है। अब जो हेनरी स्थिरांक का मान बोले, तो हेनरी स्थिरांक किस फॉर्म में पढ़ते लोग, तो पढ़े लोग P बराबर KHX, जहाँ K का हेनरी स्थिरांक है। हम इसमें बात किया गया हेनरी स्थिरांक का मान, तो चलिए ऐसा, तो यहाँ से हेनरी स्थिरांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KH बराबर P/X, जहाँ X क्या है, मूलंश। मूलंश क्या होता है, तो बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका है। बिलियन की सांद्रता को व्यक्त बहुत तरीके से करते हैं लोग, मूल अंश से, मूलरता से, मूललता से, और भी बहुत सारे तरीका पढ़े लोग। तो यहाँ पर मूल अंश क्या है, जस्ट लाइक उसकी बिलियता है, सांद्रता है, मूल अंश है, जो समझ लीजिए। हालांकि मूल अंश ही है, तो मूल अंश क्या होता है, सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल में क्या दिया है। तो बोले ताप बढ़ने पर बढ़ता है, चेक करते हैं। अच्छा बताइए, ताप बढ़ने से विलेयता बढ़ती है घटती है, बताइए। गैस की द्रव में विलेयता, जब ताप बढ़ाते हैं तो गैस के कण निकलने लगते हैं, तो विलेयता घटती है। तो जब ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी, और विलेयता घटने से केस का मान क्या हो, बढ़ेगी, क्योंकि देखिए उल्टा है ना, उल्टा यानी व्युत्क्रमण अनुपाती है। तो जब वही घटेगा तो ये वाला क्या होगा, बढ़ेगा। तो हेनरी नियतांक का मान बढ़ता है। ठीक है, नियत ताप पर, ये एक्चुअली में कांस्टेंट है, तो क्या है, कब है, नियत ताप और कांस्टेंट है। ताप चेंज करेंगे तो केस का भी मान चेंज होगा। जैसे पढ़े चलो विद्युत धारा में R बराबर रो L/S, सर इसमें रो तो नियत रहता है, तो नियत रहता है, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये भी चेंज होता है, उसी तरह ये भी क्या चेंज होता है। तो बताइए, ताप बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ताप के बढ़ने से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आंसर क्या होगा, ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 80 करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Al2O3 से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए, ऐसे
आवश्यक आवेश की मात्रा। तो यहाँ पर Al2O3 में एल्युमिनियम किस रूप में है? Al3+ के रूप में यानी आयन के रूप में एल्युमिनियम आयन। अब एल्युमिनियम आयन से हमें क्या प्राप्त करना है? एल्युमिनियम यानी Al प्राप्त करना है। तो कब मिलेगा? Al3+ है, इसे हम इलेक्ट्रॉन देंगे तब मिलेगा। तब बताइए एक एल्युमिनियम आयन से एक एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। लेकिन हमें क्या कितना प्राप्त करना है? 1 मोल एल्युमिनियम हमको ये प्राप्त करना है 1 मोल। तब बताइए जब 1 मोल चाहिए तो ये भी कितना लेना पड़ेगा? 1 मोल लेना पड़ेगा। तो जब है 1 मोल तो है कितना लेना पड़ेगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 मोल एल्युमिनियम आयन से 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन? 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश लगभग क्या होता है? 1 फैराड होता है। तो 2 मोल का 2 फैराड, 3 मोल है तो क्या होगा? 3 फैराड। तो आंसर क्या होगा? 3 फैराड। 3 फैराड इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगने पर लोहे पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है। वो भी कैसा? हाइड्रेटेड होता है यानी जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है। यहाँ देखिए H2O है तो जलयोजित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, लोहे के संक्षारण के दौरान कैथोड पर कौन, जो पढ़े थे ना लोहे पर जंग लगने का प्रोसेस, एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया उसमें बताया गया था कि आयरन से Fe2+ बनता है, इससे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड की तरह कार्य करता है। तो बोला कि कैथोड पर कौन सा विक्रिया होती है? कौन सा विक्रिया होती है? O2 से E बनता है, याद है? O2H+। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है? अभिक्रिया वेग की इकाई हालांकि याद होनी चाहिए मोल पर लीटर पर सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बीटी कर आप निकाल सकते हैं कैसे? तो अभिक्रिया बोला है अभिक्रिया वेग की इकाई। तो अभिक्रिया की वेग क्या होती है? वेग सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, या पी से निकालें। पी क्या है? प्रोडक्ट। तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग। या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन दर हम लोग क्या बोलते हैं? वेग। अभिकारक की सांद्रता घटती है इसलिए माइनस लगाते हैं। माइनस क्यों लगाते हैं? कि डेल्टा निगेटिव है और माइनस लगेगा, माइनस में क्या हो जाए? प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है इसका मात्रक। तो बताइए इसका मात्रक निकाल लिया, आपको इसका मात्रक पता नहीं चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन का मात्रक क्या होता है? सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर। अब बटा में समय, समय का होता है सेकंड। तो ऊपर क्या हो जाएगा? सेकंड के पावर -1 यानी मोल पर लीटर पर सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ध्यान देंगे, कौन शामिल नहीं, यानी कौन रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए तापमान, तो तापमान तो प्रभावित करता है। दबाव, दबाव भी प्रभावित करता है। आयतन, सांद्रता, सांद्रता भी करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? कितना होता है? 0 होता है, 0 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कैथोड पर होती है? कौन सी प्रक्रिया कैथोड पर होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी विकिरण, डी अवकरण। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है? अवकरण। तो कैथोड, चाहे कैथोड विद्युत रासायनिक सेल का हो या विद्युत अपघटनी सेल का हो, कोई भी सेल का है, कैथोड पर क्या होगा? अवकरण होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक। हालांकि विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल दोनों का ऑक्सीकरण अवकरण वाला कॉन्सेप्ट सेम है, परंतु विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में एनोड क्या होता है? निगेटिव होता है। और विद्युत अपघटनी सेल में एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये सब कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, लेकिन अवकरण ऑक्सीकरण कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेम होता है। यदि क्वेश्चन क्या दिया अगला, यदि समीकरण वेग बराबर इतना है, ध्यान देंगे, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2 में ए की सांद्रता स्थिर रखकर, ध्यान देंगे यहाँ ए को चेंज नहीं करना है, ए का क्या है? कांस्टेंट रखना है। बी की सांद्रता 3 गुना, सब बताइए जब बी को 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो वेग कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना। तो बोल रहा है कि वेग क्या हो जाएगा? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 9 गुना। तो ऑप्शन क्या हो? डी। तो डी टी करने 9 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? समय इनवर्स। ऑप्शन नंबर क्या हो? बी। तो बी टी करने, इसको भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका भी प्रोसेस आप जानते होंगे कैसे निकालते हैं, याद कीजिए। पढ़े लो ना वेग नियम के अनुसार, वेग बराबर क्या होता है? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। पावर में क्या होता है? कोटि, कोटि यानी एन। कितना कोटि का अभिक्रिया है? तो बोले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। तो प्रथम कोटि है तो एन का मान क्या हो जाएगा? एन। एन का मान हो जाएगा 1। देखिए तो क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया का सामान्य रूप हो गया। हमें निकालना वेग स्थिरांक का मात्रक के। तो के इक्वल टू कितना आ गया? वेग बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, अब बटा में आर का मात्रक मोल लीटर इनवर्स। ये खत्म कितना गया? सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड क्या? समय ही ना है, तो समय इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर यानी केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। बोला गया अभिक्रिया ए से ई
के लिए पाया गया कि अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है जब ए की सांद्रता 4 गुना। ए का सांद्रता कितना गुना कर दिया जाता है? 4 गुना। यानी जब हम ए का सांद्रता 4 गुना करते हैं तो बेग कितना गुना होता है? 2 गुना। तो बेग इक्वल टू हम कर सकते हैं के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जहाँ ए क्या है? अभिकारक की सांद्रता है। अब इसे कोटि कितना है तो बोला गया ए की कोटि क्या है? कोटि ही तो निकालना, नहीं पता इसको एन मान लेते। क्या मान लेते हैं? एन। अब सोचिए इसमें क्या बोला गया है? ए का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाए, इसका कितना गुना करना है? 4 गुना। तो 4 का पावर क्या होगा? एन। तो बोल रहे हैं बेग कितना गुना होता है? बेग 2 गुना, नहीं होता है 2 गुना। अब सोचिए 4 के पावर कितना करेगी? 2 आएगा। देखिए तो ऑप्शन ए दिया है 2, तो 4 के पावर 2 16 हो जाएगा, गलत। बी 1, तो 4 के पावर 1 4, 4 2 बराबर हो नहीं होगा। 0 करे तो 1, 1/2 देखिए तो 4 के पावर जब हम 1/2 करें तो पावर 1/2 वन क्या होता है? रूट। तो रूट 4 का मान क्या आएगा? 2। इसका मान क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टी को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह का क्या होता है केमिस्ट्री कंप्लीट। अब थोड़ा मैथ देखते हैं। तो मैथ के भी 20 क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। चलिए यहाँ बोला गया cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स इतना का मान क्या होगा? तो cos इनवर्स 1/2, cos कितना का मान 1/2 होता है? ये होता है पाई/3, तो पाई/3 लिखते हैं। ओके, चलिए इसका एक और तरीका है जल्दी बनाने का। क्या तरीका है? चलिए इससे बनाते हैं। पाई/3 तो पाई/3, प्लस है प्लस 2 है तो 2, sin कितना का मान 1/2, पाई/6 तो पाई/6, 2 3 6, तो यहाँ कितना गया? पाई/3 प्लस पाई/3, ये कितना गया? 2 पाई/3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो 80। एक और कैसे सोच सकते हैं? cos इनवर्स 1/2 है या 2 sin इनवर्स है, तो इसलिए सकते हैं sin इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स क्या हो जाएगा? पाई/2। ये और ही बचता sin इनवर्स 1/2। तो sin कितना का मान? पाई/6। हल कर दे कितना था? इतना ही आंसर आता है। तो जैसे बनाना है बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि आसान था, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -2। अब देखिए cosec के अंदर माइनस है तो माइनस तो बाहर करना होगा। तो cosec से माइनस डिग्री बाहर होता है, तो होता है। ये क्या हो जाएगा? माइनस cosec इनवर्स 2, माइनस से माइनस cosec कितना का मान 2 होता है? तो cosec कितना मान होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी पाई/6, तो होगा माइनस पाई/6। एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टी कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर dk/dx। के क्या है? कांस्टेंट है। के एक नियतांक है, के एक कांस्टेंट है। तो किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन y बराबर sec tan इनवर्स x, तो dy/dx क्या होगा? तो जब हमें निकालना है dy/dx, तो सबसे आगे देखिए 2 तरीका है। कैसे? इसको सिंपलीफाई करके सॉल्व कर लें या डिग्री फॉर्मूला। देखिए जब भी इनवर्स वाला कंडीशन है तो सिंपलीफाई करके सॉल्व करना क्या होता है? एक बेहतर ऑप्शन बनाया जाता है। तो y है तो y, देखिए यहाँ क्या है? sec है तो sec। इस tan इनवर्स को बदलना है sec इनवर्स, इसे बदलना है sec इनवर्स में। कैसे? सोचिए tan में दिया है एक, तो sec में क्या होगा? एक फॉर्मूला पढ़े हैं लोग, tan दिया हमें sec निकालना है, तो बताइए sec का फॉर्मूला क्या होता है? sec थीटा इक्वल टू पढ़े हैं लोग √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, √1 प्लस tan थीटा का मान कितना दिया यहाँ पर? tan में दिया है x, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। यानी इसे हम कर सकते हैं, बाहर sec है तो sec tan इनवर्स को हम कर सकते हैं sec इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर। तो sec से sec कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना गया? √1 प्लस x स्क्वायर। अब निकालना है dy/dx, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो सबसे आगे रूट क्या होगा? 1/2 √1 प्लस x स्क्वायर। रूट वाला काम खत्म, अंदर वाला क्या होगा? अंदर वाला का 1 का खत्म, x स्क्वायर क्या होगा? 2x। तो 2x 2 खत्म, x बाई इतना आएगा। तो x बाई √1, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में ध्यान देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। निकालना है dy/dx, y का मान इतना दिया है, तो क्या इसको डिफरेंशिएट करेंगे? लेंथ हो जाएगी, सिंपलीफाई करेंगे। सेक इनवर्स इतना दिया है। अब जो सेक इनवर्स दिया है, सेक हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा √x - 1 बटा √x + 1। तो इसके बदले आ गया, तो मैं देख रहे cos इनवर्स इतना प्लस sin इनवर्स इतना, देखिए ये दोनों सेम आ गया। तो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x क्या होता है? पाई/2, यानी इस पूरा y का मान आएगा पाई/2। पाई/2 क्या है? नियतांक है, तो नियतांक का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 क्या दिया यहाँ पर? इफ 1/a + 1/b + 1/c = 0, देन 1 + a, एक मिनट, यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c होना चाहिए, बट यहाँ a और a दिया। खैर कोई बात नहीं, इसका मान निकालना है, इसे सॉल्व करते हैं लोग। चलिए इसमें खास पैटर्न आप नोटिस कर पाएंगे। क्या दिया है यहाँ पर? इसमें देखिए यहाँ पर 1 + a है, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ भी 1 + a, यहाँ पर 1 1 है, इसमें 1 1 1 + a, ठीक है। या किसी कॉलम वाइज देखिए इसमें, तो 1 + a 1 1, 1 + a 1 1, 1 + a 1 1। यानी इसमें किसी एक रो में अन्य सभी रो को जोड़ दे, या किसी एक कॉलम में अन्य सभी कॉलम को जोड़ दे, तो रो या कॉलम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। कैसे? मान लीजिए इसमें फर्स्ट रो में सेकेंड और थर्ड दोनों जोड़ते हैं, यानी हम यहाँ क्या कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं? ये वाला ऑपरेशन, R1 चेंज बाई R1 + R2 + R3।
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर, देखिए तो सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 1 1 3 3 प्लस है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 प्लस है, यहाँ भी जाएगा 3 प्लस है, ठीक है। अब बाकी दो रो में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पर क्या है 1 1 1 प्लस ए 1 1 1 प्लस ए, यहाँ से इस रो फर्स्ट रो से क्या कर सकते हैं 3 प्लस ए कॉमन ले सकते हैं। जब मैं 3 प्लस ए कॉमन ले लिए तो क्या दिखाई दे रहा है 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ क्या है 1 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना गया 3 प्लस ए इंटू, अब इसमें देखिए C1 यानी कॉलम 1 से कॉलम 2 घटा देंगे, कॉलम 2 से कॉलम 3 घटा देंगे, तो C1 माइनस C2 क्या जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर 0, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 0, यहाँ पर जाएगा ए और यहाँ पर जाएगा माइनस, यहाँ पर गया 1 1 1, यहाँ 1 प्लस ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो यहाँ सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो से, तो ये 0 0 वाला खत्म, सिर्फ 1 से हल करेंगे तो 1 वाला कितना है देखिए, तो यहाँ 3 प्लस ए है, यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करते हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0, यानी कितना जाएगा यहाँ पर 3 प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, इतना मानेगा। तो दिया ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी दिया, यानी कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर बी और यहाँ पर सी होना चाहिए था, बट नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, कोई भी ऑप्शन आप टिक कर देंगे आंसर आ जाएगा, या चूंकि यदि समय है तब अपने से यहाँ पर बी मान लेंगे, यहाँ पर सी मान लेंगे, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि इसमें कोई भी टिक किया तो आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया यहाँ पर, let A be a non-singular matrix of the order 2 by 2, then determinant of adjoint A. Okay, adjoint A का determinant निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, determinant of A के पावर n माइनस 1, जहाँ n क्या होता है, n इसका ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे कितना ऑर्डर दिया 2 by 2 का दिया, तो n का मान दिया है 2, तो क्या है डिटरमिनेंट ऑफ A के पावर n का मान 2, 2 में से एक n खत्म, डिटरमिनेंट ऑफ A आएगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है A B and C are a matrix of order 2 by 3 4 by 3 and 2 by 4 respectively, then which of the product can be obtained AB BA CA and CB, बताना है इसमें कौन सा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तब तो दो को मैट्रिक्स को गुणा कर सकते नहीं कर सकते, कौन से पढ़े थे लोग, कैसे, मैं जो पहला ए दिया है तो बताइए इसमें एक ऑर्डर कितना है, एक ऑर्डर दिया है 2/3, बी का ऑर्डर कितना है, बी का दिया है 4/3, ऐसे गुणा कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीच वाला दोनों क्या है सेम नहीं है, तो पढ़ते नहीं फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज, यदि दोनों बराबर होंगे तो गुणा होगा, नहीं तो गुणा नहीं होता। क्या यहाँ पर ए भी गुणा हो सकता नहीं हो सकता, नहीं, ऑप्शन नंबर क्या है गलत है, बी है, तो बी का ऑर्डर कितना है 4/3, ए का ऑर्डर कितना है 2/3, क्या दोनों मैच कर रहा नहीं कर रहा है, ये भी गुणा नहीं कर सकता। सी ए दिया है, चलिए तो सबसे आगे दिया सी, तो सी का ऑर्डर कितना दिया, तो सी फर्स्ट ये ए का ऑर्डर है, बी का ऑर्डर है, सी का ऑर्डर, तो सी कितना दिया है 2/4 और ए कितना दिया है ए 2/3, क्या दोनों सेम है नहीं ना है, तो भी गुणा नहीं हो सकता है। सबसे आगे सी, तो सी का ऑर्डर कितना दिया, तो यहाँ पर सी का दिया है 2/4, फिर यहाँ दिया बी का ऑर्डर कितना है 4/3, तो 4/3, क्या बीच वाला सेम है, तो जब बीच वाला सेम है तो इसे गुणा कर सकते हैं। अब गुणा का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आएगा 2/3, ये हमसे सिर्फ बोला गया गुणा होगा कि नहीं होगा, इन ऑप्शन नंबर क्या डी, तो डी टिक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल यहाँ पर हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 कैन बी मेड विथ 0 and 1, एंड सिर्फ 0 और 1 का उपयोग करके कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, समझ लीजिए कि मैट्रिक्स बना दें, कितना बाई कितना का है 3/3, तो 3/3 माने कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे। इसमें हम क्या रख सकते हैं, सिर्फ 0 0 ले सकते हैं, सिर्फ 1 1 ले सकते हैं, या 0 1 ले सकते हैं, 0 1 के अलावा कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे, अब बताइए इस एलिमेंट को फिल करने के कितने तरीके हैं, दो तरीका है, या तो 0 नहीं तो 1, इसको भी भरने कितना तरीका, दो तरीका, इसको भरने कितना तरीका, दो तरीका। और जब हम सब एक साथ काम करेंगे तब है ना मैट्रिक्स बनेगा, जब सब एक भी छोड़ देंगे नहीं भरे, क्या मैट्रिक्स बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो सब भरना है, तो इसको भरने के दो तरीका, इसको भरने के दो तरीका, और सब एक साथ करना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, आप ये पढ़े थे लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, जैसे कितना बार 9 बार, कितना बार करेंगे 9 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 4 हो गया, 5 6 7 8 9, इसको हल कर देते 2 2 4 2 8 9 16 2 9 32, फिर 2 2 4 2 8, ऐसे पूरा गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे कितना आएगा 512, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी टी कर। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, यहाँ तक 64 आ गया, 2 2 4 2 8, जब इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 512 512। ओके, हालांकि ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट क्या होता है इसका आंसर ही याद रहता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आए तो उसे तरीके से सॉल्व करके ही टिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, इफ x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यूज ऑफ dy by dx, बताने dy by dx का वैल्यू क्या है। अब देखिए पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो उसमें सीखे थे ऑब्जेक्टिव्स वाले थे कैसे बनेंगे,
सब्जेक्टिव तरीके से बनाएंगे। सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत भाषा में कुछ लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव में तो हम डायरेक्टली आंसर तक जाने की कोशिश करेंगे। कैसे? ऊपर y है तो y वाला डेरिवेटिव कर दिए, तो इसमें तो y में b sin थीटा, तो b है तो b sin का डेरिवेटिव क्या होगा cos थीटा, बटा में x है, x में a है तो a cos का होगा माइनस sin थीटा, तो माइनस sin थीटा, ये आ गया माइनस b बटा a, और cos बटा sin क्या होता है cot थीटा, तो ये कह दिया माइनस b बटा a cot थीटा। ऑप्शन नंबर ए में है, टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, डिराइवेटिव ऑफ x के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए हमें x के पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसको y मान ले, y बराबर x के पावर x, हमें निकालना है dy बाई dx। तो जब किसी चीज के पावर में वेरिएबल आता है, उसे पहले करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, यहाँ पर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग y, फिर जब यहाँ पर लॉग लेंगे तो x पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा x log x। हमें निकालना dy बाई dx, log y का डेरिवेटिव क्या हो 1 बाई y, तो y है तो dy बाई dx। अब यहाँ x log x है, x बाहर, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, log x बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, x और x क्या होगा खत्म। हमें निकालना है dy बाई dx, यहाँ से y इधर गुणा करना होगा, तो y इंटू कितना गया 1 प्लस log x। अब y का वैल्यू क्या है x का पावर x, यहाँ लिख देंगे x का पावर x, तो x का पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये होगा आंसर। ये कर दिया है x का पावर x इंटू 1 प्लस log x, इन ऑप्शन नंबर क्या है ए, तो 80 कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3, 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको निकालना है k इंटू ए का डिटर्मिनेंट। और जब k इंटू ए करेंगे तो ये जो k है किस में गुणा होगा, सभी एलिमेंट्स में गुणा होगा, और फिर जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो k कॉमन लेंगे, तो कितना से, किसी पढ़े थे लोग डिटर्मिनेंट से कॉमन लेना, किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, तो k क्या होगा तीनों रो से कॉमन ले सकते हैं, तो एक रो से k कॉमन आएगा, फिर k आएगा, फिर k आएगा, तो 3 बार से क्या होगा k के पावर 3 होगा। इसका आंसर क्या है k के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, a एंड b आर इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ईच अदर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनवर्स एक दूसरे तो a b बराबर b है बराबर i होगा, ये वाला कंडीशन सफिशिएंट क्यों नहीं है, तो पढ़े तो एक मैट्रिक्स a है और b है, और एक कंडीशन ऐसे देखा था कि ए बी बराबर बी ए था, परंतु एक दूसरे का इनवर्स नहीं था, और इवन ऑर्डर भी क्या थे, अलग अलग थे। ठीक है चलिए, और ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स होता है, ये सिंपल सी बात है, ए और बी एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो आई, ऑप्शन नंबर क्या हो सी, तो सी टिक। ओके अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, डेल्टा बराबर a11 a12 a13 ऐसा कुछ दिया है। ठीक है बोल रहे ए आई जे इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग वैल्यू ऑफ डेल्टा, यानी बताना इस डेल्टा का वैल्यू क्या होगा। तो क्या बोला, किसी एक रो या एक कॉलम का जो एलिमेंट लेते हैं उस एलिमेंट के संगत को फैक्टर से गुणा कराकर जोड़ते हैं, तो ये क्या डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। ओके चलिए जैसे यहाँ देखिए a11 तो a11 सही है, अब ये माइनस आ गया तो गलत है, प्लस क्या होना चाहिए प्लस। यहाँ देखिए a11 तो a12 ये अलग अलग है, ये भी गलत है। यहाँ देखिए a11 a11 a21 a21, फिर यहाँ देखिए a31 a31, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी, तो सी सही। इसमें क्या किया गया, इस एलिमेंट से यानी इस कॉलम से सॉल्व किया गया। a11 तो इसका एडजॉइंट क्या होगा a11, एडजॉइंट नहीं कोफैक्टर, a21 तो इसका कोफैक्टर क्या होगा a21, a31 तो क्या होगा a31, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, तो सी टिक करो। ये क्यों गलत है, सिर्फ इसमें क्या लिया कोफैक्टर लिया, इसलिए क्या है गलत है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 दिया है यहाँ पर, एक मिनट चलिए सवाल दिया है कि इफ ये दोनों डिटरमिनेंट बराबर हो तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। तो बताइए इसको सॉल्व करके कितना आएगा, एक्स इंटू एक्स एस स्क्वायर माइनस 18 दूना 36, ये कितना आएगा 6 36 माइनस 18 दूना 36, 36 माइनस 36 जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 36 का मान जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स का मान कितना आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36 यानी प्लस माइनस 6, इसका आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इतना। अच्छा सब यहाँ बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन, तो साइन साइन कैंसिल कब होता है, जब यहाँ जो एंगल दिखाई दे रहा है एंगल इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में रहेगा तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो साइन का प्रिंसिपल ब्रांच क्या था -π/2 से π/2, उस रेंज में तो है नहीं, इसे कैंसिल करेंगे। तो फिर इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है ना इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, इसको प्रिंसिपल ब्रांच में लाने की कोशिश करते हैं। तो बताइए साइन 2π/3 का मतलब क्या हुआ, पाई माने 180, 180 बटा 3 60, 60 दूना 120, यानी साइन 120 का बात कर रहे हैं। अब आप बताइए साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस 60 इसे लिख सकते हैं, और साइन 180 माइनस 60 तो सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन 60 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 60,
तो साइन है तो साइन 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं लोग, पाई/3, तो पाई/3, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई/3। अब यहाँ से साइन साइन कैंसिल होते हैं, कितना गया पाई/3। ये किसी ऑप्शन में दिया है पाई/3, ऑप्शन नंबर सी में है, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यदि इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई/3 देन द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y निकालना। अब देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y निकालना है। यहाँ तो साइन इनवर्स दिया है, तो यदि साइन इनवर्स x को cos इनवर्स x में बदल दे, साइन इनवर्स y को cos इनवर्स y में बदल दे, तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे बदलेंगे, तो याद कीजिए फॉर्मूला पढ़ते चलो। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या पढ़े हैं लोग पाई/2। तो मान लीजिए हमें जरूरत है साइन इनवर्स x को, तो इसका इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई/2 माइनस cos इनवर्स x। यहाँ x है तो x, यहाँ y रहते हैं क्या लिख देंगे y, यहाँ z रहते हैं क्या लिख देंगे z। ठीक है, तो ये रिलेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं पाई/2 माइनस cos इनवर्स x। फिर साइन इनवर्स y को लिख सकते हैं पाई/2 माइनस cos इनवर्स y बराबर पाई/3 है, तो पाई/3। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें क्या निकालना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए cos इनवर्स x माइनस में यहाँ cos इनवर्स y माइनस, इस दोनों को इधर भेज दें, तो ये दोनों इधर आए तो क्या हो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। यहाँ क्या दिया है पाई/2 और यहाँ भी क्या है पाई/2, तो पाई/2 प्लस पाई/2। अब बराबर के बाद था पाई/3, तो इसको इधर करते हैं तो माइनस पाई/3। इसको रीअरेंज किए तो ऐसा आ गया। अब इसी को सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व कर देंगे, पाई/2 पाई हो जाएगा, अब पाई माइनस पाई/3 तो 3 2 पाई/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगी सर सी, तो सी टिक कर लेंगे। इसको आप आराम से सिंपलीफाई कर लेंगे। कैसे, एलसीएम कितना है यहाँ पर 6 2 3 6, 3 पाई प्लस 3 पाई और माइनस 2 पाई, तो 3 3 6 पाई, 6 में 2 कितना गया 4 पाई, 4 पाई बटा 6, यहाँ 2 और यहाँ पर 3 एंड 2 पाई/3 एंड ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी, तो सी टिक। ये तो सिंपल है, जगह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या था पता है, साइन इनवर्स x को cos इनवर्स x में कन्वर्ट करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, चलिए लास्ट के दो सवाल बचे 99 और 100। तो a बराबर इतना, तो बोल रहे हैं a स्क्वायर का मान क्या हो, सिंपल है, इसी में इसी से गुणा कर देना है, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर यहाँ क्या लेंगे 1 1 1 1 1 1। अब गुणा कर देते हैं, गुणा कैसे करते हैं ये चलो, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट, तो 1 × 1 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना आएगा 3। इसी तरह सबको सब क्या होगा 3 आएगा, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। जब ये सब 3 आ गया, अब ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 3 कॉमन ले तो फिर ये क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और फिर इसका नाम क्या है ए, इसे हम ले सकते हैं 3a, कहीं दिया 3 है, एंड ऑप्शन नंबर क्या है सी, तो सी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट सवाल दिया यहाँ पर, द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी व्हेन टू इतना इंटू इतना बराबर इतना। चलिए इसको सॉल्व करके क्या निकालना है, ए और बी का मान निकालना। ठीक है, तब इसको गुणा करें, इसमें तो 2a 2b फिर ये हो जाएगा, ये ऐसा भी कर सकते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स वाले गुणा कर लें और तब इसको गुणा करें। तो बहुत बार पता है क्या होता है, दो गो मैट्रिक्स वाले गुणा करना आसान होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए होता 5/2, अब 5/2 गुणा करते थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए कोशिश करेंगे जब भी दो गो मैट्रिक्स दिया हो बगल में कोई कांस्टेंट दिया होता है कि मैट्रिक्स गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं, कितना है देखिए इसको मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना है यहाँ पर 2a प्लस b, भाई कितना आएगा यहाँ पर देखिए तो -2a, फिर यहाँ पे आएगा +2b, यहाँ शुरू में क्या था 2, यहाँ लिख दिए इंटू 2, अब बराबर कितना है 5 और 4। सॉल्व करते हैं, यदि कितना है यहाँ पर 2 दूना 4a, फिर यहाँ कितना आएगा +2b। चलिए, और यह वाला भाग इसके बराबर, किसके बराबर आएगा 5 के बराबर, तो 5 लिख दिया। फिर इसको मल्टीप्लाई करते कितना है देखिए तो -4a, फिर यहाँ कितना जाएगा +4b, अब बराबर कितना आ गया, यहाँ पर कितना है 4 है तो 4। इसको मान लीजिए ऐड करे तो 4a कैंसिल, कितना जाएगा 6b अब बराबर 9, तो b के मान कितना गया 9/6, यानी 3 3 का 9 और 3 दूना 6, यानी 3/2 गया। तो b का मान 3/2 को ही दिया, देखिए तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यानी कोई नहीं, यानी क्या है सभी के सभी ऑप्शन क्या है गलत है। जब सभी गलत है तो कोई भी टिक, तो अब काम करते हैं ए का मान निकाल लेंगे, तो बी के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 में रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा। ताकि ये आसान क्वेश्चन, अब इसे सॉल्व कर सकते। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्या होता है, आज का जो पेपर था उसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।